एक्सेट्रा, 3 चैप्टर्स, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल एंड ग्रीन केमिस्ट्री। इसमें से हमको करना है स्मार्ट वर्क, क्योंकि ये 3 थोड़े एनवायरमेंटिस्ट वाले चैप्टर्स हैं, तो इनमें से अब कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें करना है वो हम देखने वाले हैं। अब सबसे पहला पॉलीमर का मीनिंग क्या है, तर बाळांनो नीट बघा, देखो मगर प्यार से, ठीक है, देखो देखो, रेडी हो। पॉलीमर का मतलब देखो क्या है। अब बॉस ये ऐसा है, अब मान लो बॉस, हैव यू सीन अ थर्मोकॉल शीट, थर्मोकॉल शीट को ऐसे तोड़ोगे तो उसमें से छोटे हेक्सागोनल ब्लॉक्स रहते हैं। सो बेसिकली वो जो एक ब्लॉक रहता है, ब्लॉक नहीं ऐसा हेक्सागोनल पार्टिकल, उसको हम बोलेंगे मोनोमर। मोनो स्टैंड्स फॉर सिंगल, मर स्टैंड्स फॉर यूनिट, सो सिंगल यूनिट, मोनोमर मतलब सिंगल यूनिट। अब ऐसा एक यूनिट रहता है या ऐसे बहुत सारे यूनिट्स रहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे यूनिट्स रहते हैं, तो पॉलीमर का मतलब है कि यहाँ पे छोटू बहुत सारे यूनिट साथ में आते हैं, और ये मोनोमर, छोटू यूनिट्स यानी मोनोमर, और ये मिलकर एक मोटू सा यूनिट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉलीमर। So what do you mean by polymer? Polymer is a motu compound which is made up of छोटे units which is called as the monomer. So इसको हम लिख कैसे सकते हैं, ध्यान से सुनो। Polymer is a है क्या, poly का मतलब है many, mer का मतलब है units. Polymer is a high molecular weight, high आप समझ रहे हो, मोटू सा। Polymer is a high molecular weight compound, polymer is a high molecular weight compound जो किससे बना है, high molecular weight compound यानी मोटू सा है, जो किससे बना है, which is made up of, जो किससे बना है, which is made up of many repeating units, which is made up of many repeating units, और इसको हम क्या बोलेंगे बॉस, termed as many repeating units, termed as monomer। जमिया इधर तक। सो पॉलीमर है क्या, ये एक मोटू सा कंपाउंड है, इट इज अ हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड जो बना है छोटू से यूनिट से यानी मोनोमर से। तो बहुत सारे मोनोमर जब साथ में आते हैं वो एक बड़ा कंपाउंड बनाते हैं विच इज द पॉलीमर। नेक्स्ट, इस चैप्टर में बच्चों क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पिक्चर में एक ट्विस्ट है। अब मैं क्लासिफिकेशन तो तुमको बोलूंगी, लेकिन उसके एग्जाम्पल्स तुमको लिखना है। नाउ व्हेन आई से क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर, अब ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर हम उसको दो में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक को हम बोलते हैं होमोपॉलीमर और एक को हम बोलते हैं कोपॉलीमर या हेटेरोपॉलीमर। समझ में आया क्या, होमोपॉलीमर और एक को हम बोलेंगे हेटेरो या कोपॉलीमर। तो मैं को लिख देती हूँ, को का मतलब तो तुम समझ ही गए। अब बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय होमोपॉलीमर, होमो का मतलब है, देखो पॉलीमर किससे बनता है, पॉली मीन्स मेनी, मर मीन्स यूनिट्स। पॉलीमर किससे बनता है, छोटे छोटे यूनिट्स जैसे कि मोनोमर। पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मोनोमर। अब जब यहाँ पे सेम मोनोमर हो तो उसको हम बोलते हैं होमोपॉलीमर, लेकिन अगर दो अलग टाइप के मोनोमर्स हो तो वो हुआ कोपॉलीमर। जैसा 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 ए और ए साथ में आया और इन्होंने पॉलीमर बनाया। अब दोनों मोनोमर्स तो सेम है, सो इफ बोथ द मोनोमर्स आर सेम इट इज होमोपॉलीमर। लेकिन माझ्या बाळांनो, अगर 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 ए और बी दो अलग मोनोमर्स है तो उसको हम बोलेंगे कोपॉलीमर। इसको हम लिखेंगे कैसा, ऐसे कैसे, देखो अ पॉलीमर विच इज फॉर्म्ड बाय अ polymer which is formed by a polymer which is formed by same monomer, a polymer which is formed by same monomer or same type of monomer।
अ पॉलीमर विच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ मोनोमर, उसको हम बोलेंगे होमोपॉलीमर। अब हेटेरो का मतलब क्या है? दोनों मोनोमर अलग होने चाहिए, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? अ पॉलीमर। कैसा मर? पॉलीमर which is made up of a polymer which is made up of different types of monomer, अलग 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 अलग, a polymer which is made up of different types of monomers। समझ में आया क्या? सो होमोपॉलीमर दोनों मोनोमर सेम है, हेटेरोपॉलीमर दोनों मोनोमर अलग है। डन डन डन। चलो देन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स मतलब समझा क्या रे? कि उनका जन्म कहां से हुआ है, आप उनको लेकर कहां से आए हो। तर बाळांनो त्याला आपण तीन मध्ये क्लासिफाय करू शकतो। एक को हम बोलते हैं नेचुरल सोर्स, एक को हम बोलते हैं सेमी सिंथेटिक, और एक को हम बोलेंगे सिंथेटिक। समझ में आया क्या? सो सिंपल है। नेचुरल पॉलीमर का मतलब क्या है? अब देखो, नेचुरल में दो अलग टाइप है, एक है प्लांट पॉलीमर। बाय द वे ये सबके एग्जांपल्स तुम लोगों को लिखने, ठीक है? एक है प्लांट और एक है एनिमल, ठीक है? आता बाळांनो नीट ऐका, नेचुरल पॉलीमर का मतलब है कि ये जो पॉलीमर्स बने हैं ये बने हैं नेचुरल कंपाउंड से। जैसे कि प्लांट पॉलीमर में कॉटन किससे बनता है? कॉटन के प्लांट से बनता है, वेरी गुड। एनिमल में कि जो सिल्क है, सिल्क की साड़ी हम पहनते हैं ना, वो सिल्क की साड़ी किससे बनती है? तो वो बनती है सिल्क वर्म से। तो वो हो गया हमारा नेचुरल पॉलीमर, सॉरी एनिमल पॉलीमर। सो एनिमल पॉलीमर का मतलब है कि जो एनिमल से बना हुआ हो, जैसे सिल्क बनता है सिल्क वर्म से। और प्लांट पॉलीमर का मतलब है जो प्लांट से बना हो, जैसे कॉटन इज मेड अप फ्रॉम कॉटन का प्लांट। ओके, तो विच इज, यहाँ पे आप इतना ही लिख सकते हो, विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स। कहां से मिलेगा ये? विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आता है सेमी सिंथेटिक। अब सेमी सिंथेटिक का मतलब है कि वो आया तो नेचुरल सोर्स से है, लेकिन हमारे यूज के लिए हमने उसको मॉडिफाई कर दिया। सो वो आया तो है नेचुरल से, लेकिन हमारे यूज के लिए हमने उसको मॉडिफाई किया, तो वो हुआ सेमी सिंथेटिक। सोर्स इज नेचुरल बट इट इज फर्दर मॉडिफाइड, ठीक है? सोर्स इज नेचुरल, source is natural but it is further modified। हमारे यूज के लिए, आपल्या वापरासाठी आपण त्याला फर्दर मॉडिफाई केलं। एंड देन वी कम टू सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक का मतलब है जो कंप्लीटली आर्टिफिशियल हो या मैन मेड हो, जैसे कि प्लास्टिक इतना नेचर को हार्म करता है, नेचुरली तो अवेलेबल नहीं होगा, हम लोगों ने ही बनाया है, हम डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन बीइंग्स ने। सो सिंथेटिक का मतलब है विच इज कंप्लीटली मैन मेड और आर्टिफिशियल। आहो बोला 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 बोला। विच इज कंप्लीटली यानी पूरी तरीके से, विच इज कंप्लीटली मैन मेड और आर्टिफिशियल। समझ में आया क्या? उसको हम बोलेंगे सिंथेटिक। सो नेचुरल, नेचुरल सोर्स से आया हो, सेमी सिंथेटिक सोर्स तो नेचुरल हो बट हमने उसको मॉडिफाई किया, और सिंथेटिक यानी कंप्लीटली मैन मेड। पुढे जाऊयात। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं तीन में। एक है लीनियर, एक है ब्रांच्ड, और एक है बॉस क्रॉस लिंक। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? लीनियर, ब्रांच्ड एंड क्रॉस
क्रॉस लिंक्ड। समझ में आया क्या? कौन से तीन है? लीनियर, ब्रांच्ड एंड क्रॉस लिंक्ड। क्लियर है इधर तक? आता बाळांनो, लीनियर का मतलब क्या है? लीनियर का मतलब है जब 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 तेरी जुल्फे, ये देखो, जब जब मोनोमर्स आर अरेंज्ड इन अ लीनियर स्ट्रक्चर इन अ स्ट्रेट लाइन, तो इसको हम सिंपल वे में क्या लिख सकते हैं? व्हेन मोनोमर्स आर अरेंज्ड, कैसे अरेंज होंगे ये? व्हेन मोनोमर्स आर अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आया क्या? व्हेन मोनोमर्स आर अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट लाइन, जब ये मोनोमर्स सारे एक ही लाइन में जुड़े हो, उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलीमर। उसके बाद आता है ब्रांच पॉलीमर। ब्रांच का मतलब है व्हेन द पॉलीमर हैज, जब उस पॉलीमर के पास क्या रहेगा? अरे सोचो सोचो, when the polymer has, या when it has, ऐसे ही लिखो, when it has 3 functional groups attached to it, उसके पास क्या रहेगा? when it has 3 functional groups attached to it, जब उसके पास 3 functional groups attached होंगे, when it has 3 functional groups attached to it, सिंपल है। और फिर आता है क्रॉस लिंक। क्रॉस लिंक का मतलब है कि देयर इज अ, ऐसा क्रॉस लिंकिंग, मतलब इधर का बॉन्डिंग उधर, उधर का बॉन्डिंग इधर। इसका मतलब है इट हैज अ 3-dimensional networking structure. It has a 3-dimensional networking structure. समझ में आया क्या? It has a 3-dimensional networking structure. Examples तो आप ही को लिखने हैं। Next, classification on the basis of formation. अब इसके दो होते हैं। एकाला बाळांनो आपण म्हणतो ऍडिशन आणि 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 एकाला आपण म्हणतो कंडेंसेशन। अब एडिशन का मतलब क्या है? तो बॉस, एडिशन का मतलब है कि जब दो मोनोमर साथ में आएंगे, लेकिन अगर उन्होंने कोई बाय प्रोडक्ट दिया ही नहीं, साथ में आए लेकिन प्रोडक्ट नहीं दिया, सोचो मतलब बेचारे कितने क्या लेवल पे सख्त हो चुके होंगे वो, कि दे केम टुगेदर बट दे डिड नॉट गिव एनी बाय प्रोडक्ट। तो इसको हम बोलेंगे एडिशन पॉलीमर, यानी when the monomer form polymer, when the monomer forms polymer without any byproduct, without any byproduct, without any बाय प्रोडक्ट। समझ में आया? सो अगर कोई बाय प्रोडक्ट बना ही नहीं तो वो हुआ एडिशन पॉलीमर। और कंडेंसेशन का मतलब क्या है? जब मोनोमर साथ में आएंगे लेकिन वो छोटे छोटे बाय प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे वाटर, H2O, उसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर। व्हेन मोनोमर्स कम टुगेदर, व्हेन मोनोमर्स कम टुगेदर to form polymer and give small byproducts। कौन से स्मॉल बाय प्रोडक्ट्स मिलेंगे? स्मॉल बाय प्रोडक्ट्स लाइक वाटर एंड अमोनिया। समझ में आया? वाटर एंड अमोनिया, उसी को हम बोलेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर। सो एडिशन विदाउट एनी बाय प्रोडक्ट, कंडेंसेशन विद बाय प्रोडक्ट विच इज वाटर एंड अमोनिया। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बॉस यहां तक समझ में आ गया होगा तो टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस। चलो यहां तक तो सबको क्लियर है।
अब हम आगे बढ़ेंगे, ये वाला था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में पहला वाला जो आता है उसको हम बोलेंगे इलास्टोमर्स। ठीक है, ये है इलास्टोमर्स, इसको हम बोलेंगे फाइबर्स, इसको हम बोलेंगे थर्मोसेटिंग। अब थर्मो लिखने के लिए तो जगह नहीं है तो मैं सेटिंग नहीं, भाई पता नहीं क्यों तुम लोग पे भरोसा नहीं होता ना बेटा, इसको बड़ा करते हैं, हाँ ऐसा, ठीक है। तो ये हुआ थर्मोसेटिंग और थर्मोसेटिंग आणि बाळांनो हे झालं थर्मोप्लास्टिक। एक हुआ थर्मोसेटिंग, एक हुआ थर्मोप्लास्टिक। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? सो इलास्टोमर्स का मतलब है कि अब ये इलास्टोमर्स क्या होते हैं यार, ये तो तुमको समझ गया ना, लिखने में थोड़ी गड़बड़ हो जाती, मतलब लाइक डब्बा का अंदाज नहीं आया मुझे। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टोमर्स? बस इलास्टोमर्स का मतलब है कि उनमें एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। सो इलास्टोमर्स ऐसे पॉलीमर्स हैं विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। अब मैम इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? कि आप उनको जोर लगा के खींचो तो उनके डायमेंशंस चेंज हो जाएंगे, जब आप उनको रिलीज कर दो तो दे विल कम बैक टू द ओरिजिनल डायमेंशन। सो इलास्टोमर्स का मतलब है कि पॉलीमर्स, कोणते मर, अरे बोला बोला बोला, पॉलीमर्स which have property of elasticity। समझ में आया क्या? सो जिनके पास इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी हो उन्हीं को हम बोलेंगे इलास्टोमर्स। नेक्स्ट वाला है बॉस फाइबर। अब फाइबर का मतलब क्या है? फाइबर का मतलब है वो थ्रेड लाइक ऐसे सीधे 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 होते हैं। सो दे आर थ्रेड लाइक, ठीक है, दे आर थ्रेड लाइक। तुमको दिखाओ कैसे होते हैं, रुको दिखाती हूँ। मेरे ऊपर वो होते हैं, मेरे जॉय के बाल होते हैं। जॉय पता है ना तुमको, मेरा पेट, ये देखो दिख रहा है, ऐसे स्ट्रेट होते हैं, ये देखो ऐसे ऐसे स्ट्रेट होते हैं। सो मैम फाइबर के नाम पे कुत्ते का बाल दिखा रहे हो? दे आर थ्रेड लाइक एंड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी अगर आप उनको खींचो तो वो टूटेंगे नहीं। समझ में आया क्या? सो दे आर फाइबर यानी थ्रेड लाइक, और खींचो तो भी टूटेंगे नहीं, यानी दे आर थ्रेड लाइक। फिर आता है थर्मोसेटिंग। अब देखो यार, थर्मो का मतलब है टेम्परेचर, सेटिंग का मतलब है कि एक बार आपने उनको सेट कर दिया, अब आप टेम्परेचर देख के बोलोगे मैम मुझे ना ये वाला शेप पसंद नहीं आ रहा, शेप चेंज करके दोगे क्या? तो बेटा नहीं होगा। सेटिंग का मतलब है एक बार सेट हो गया तो हो गया। सो थर्मोसेटिंग का मतलब है दे कैन नॉट बी रीमोल्डेड, दे cannot be remolded by giving high temperature, by giving high temperature। so thermosetting का मतलब है कि आप उनको कितना भी टेम्परेचर दो अब उनका शेप नहीं बदल सकता। और थर्मोप्लास्टिक, ये उसका एग्जाम्पल नहीं है, मैं बस आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। जैसे वैक्स होता है ना, कैंडल जलाई, अब उसपे से वैक्स नीचे गिरेगा नीचे गिरेगा, अब वही वैक्स उठाओ मेल्ट करो फिर से कैंडल बनाओ। सो हाई टेम्परेचर देख के आप उसका शेप बदल सकते हो। सो द वंस विच कैन बी रीमोल्डेड, दे कैन बी remolded by giving high temperature, they can be remolded by giving high temperature। so जो remold हो सकते हैं वो थर्मोप्लास्टिक, और जो remold नहीं हो सकते बिल्कुल एटीट्यूड दिखा दे कि अब हमारी सेटिंग हो गई है, वो है थर्मोसेटिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अब आते हैं पॉलीमर्स की बारी। अब बॉस ध्यान से देखो, पॉलीथीन में दो पॉलीमर्स हैं, एक को हम बोलते हैं LDP,
मतलब क्या होता है? लो डेंसिटी पॉलीथीन। और एक को हम बोलते हैं HDP यानी हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अब LDP यानी लो डेंसिटी पॉलीथीन, ये बनता कैसे है? तो आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा इथीन का स्ट्रक्चर। इथीन समझते हो? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये हो गया इथीन का स्ट्रक्चर और यहाँ पे करा उसका पॉलीमराइजेशन। अब मैम प्रेशर कितना लेना पड़ेगा? तो यहाँ पे प्रेशर लेना पड़ेगा 1000 से 1200 ATM, 1000 to 1200 ATM। अब मैम पॉलीथीन बनेगा कैसे? तो ये देखो, ऐसे कर दो और नीचे N लिख दो। अब कैसे बनेगा पॉलीथीन? तो ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को कर दो सिंगल बॉन्ड और यहाँ का H, यहाँ का H, यहाँ का H, यहाँ का H, सब कुछ सेम है। बस एक ही फर्क है कि वो जो डबल बॉन्ड है उसको सिंगल बॉन्ड कर दो और ब्रैकेट निकाल के ब्रैकेट पे लाइन मारो। तो जब भी मोनोमर का पॉलीमर करोगे ना, स्क्वायर ब्रैकेट निकालो और स्क्वायर ब्रैकेट पे लाइन मारो और यहाँ पे लिख दो N। अब ये डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड H H H H, ये हो गया पॉलीथीन। जमिया बॉस, जमिया बॉस, जमिया बॉस। अब हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनता कैसे है? सब कुछ सेम है। यहाँ पे ले लो इथीन, यहाँ पे ले लो इथीन, इसका कर दो पॉलीमराइजेशन। अब पिक्चर में एक ट्विस्ट है। लो डेंसिटी में आपने लिया प्रेशर 1000 से 1200 ATM, यहाँ पे आपको प्रेशर लेना है फक्त 6 ते 7 ATM। मैम यहाँ पे ऐसा क्या चमत्कार कर दिया की प्रेशर इतना गिर गया? तर माझ्या बाळांनो, इथे आपण कॅटलिस्ट घेणार आहे झिगलर नाटा कॅटलिस्ट। कोणता कॅटलिस्ट? झिगलर नाटा कॅटलिस्ट। आणि बाळांनो, बिकॉज ऑफ दिस झिगलर नाटा कॅटलिस्ट प्रेशर इतना कम हो गया। बाकी तो सेम करना है, ब्रैकेट निकालो, ब्रैकेट पे लाइन मारो, सिंगल बॉन्ड कर दो H H H H। हे झालं बाळांनो पॉलीथीन। जम्या की नाही, जम्या की नाही, जम्या की नाही। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लो डेंसिटी एंड हाई डेंसिटी? लो डेंसिटी का मतलब है 1000 से 1200 ATM और हाई डेंसिटी का मतलब है सिर्फ 6 से 7। क्यों? क्योंकि उधर एक कैटलिस्ट आता है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। बढ़े आगे, चलो। नेक्स्ट है पॉलीमर पॉलीएक्रोनाइट्राइल। अब यार इसका मोनोमर कौन होगा? तर माझ्या बाळांनो, इसका मोनोमर होगा एक्रोनाइट्राइल, एक्रोनाइट्राइल। अब हम ये लिखेंगे कैसे? देखो सब कुछ सेम है, तुमको इथीन का स्ट्रक्चर निकालते आ गया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड H H H H H H H, लेकिन 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 एक H के जगह आ जाएगा CN, इसी को हम बोलते हैं एक्रोनाइट्राइल। सो इथीन में क्या था? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड H H H H H, बट इधर एक H के जगह CN आ जाएगा। अब बॉस इसका कर दो पॉलीमराइजेशन। और जुगाड़ क्या सिखाया आपके सियोना मैम ने? पहले तो हमको निकालना है ब्रैकेट, ब्रैकेट पे लाइन मारो, इधर ले लो N। अब डबल बॉन्ड का हो गया सिंगल बॉन्ड और जो था वो ऐसे ही लिख दो। हे झालं बाळांनो पॉलीएक्रोनाइट्राइल। जम्या की नाही, जम्या की नाही, जम्या की नाही। चलो बड़े आगे। ओके, नेक्स्ट है टेफ्लॉन। अभी देखो टेफ्लॉन भी सेम इथीन जैसे याद रखना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इधर ऐसे H H H है, आपको बस इस H के जगह निकालना है F F F F F। देखो इथीन में H H H H था, एक्रोनाइट्राइल में सारे H थे, एक CN था। अब टेफ्लॉन में चारों F रहेंगे। बाळांनो याचं नाव काय बघा, 4 F है तो टेट्रा, फ्लोरीन को हम बोलेंगे फ्लोरो, टेट्रा फ्लोरो, और 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड है तो इथीन, तो ये हो गया टेट्रा फ्लोरो इथीन। समझ में आया क्या? इसी का हम कर देंगे पॉलीमराइजेशन, इसी का हम करेंगे पॉलीमराइजेशन। अब डबल बॉन्ड देखो, पहले सिखाया क्या, ट्रिक क्या था? ब्रैकेट लाओ, मतलब ब्रैकेट बनाओ और ब्रैकेट पे लाइन मारो, उसके बाद सब कुछ सेम है, डबल बॉन्ड का कर दो सिंगल बॉन्ड
और इधर एक एफ, इधर एक एफ, इधर एक एफ, इधर एक एफ। ये हो गया हमारा टेफ्लॉन। ओके, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है दो पॉलीमर, और ये दोनों आते हैं अंडर द कैटेगरी पॉलीअमाइड। एक को हम बोलते हैं नाइलॉन 66 और एक को हम बोलते हैं नाइलॉन 6। अब पहले हम देखेंगे नाइलॉन 66, ये किससे बना है। अच्छा, बाय द वे मैम इसको नाइलॉन 6 क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो दोनों मोनोमर्स होते हैं, दोनों मोनोमर्स में 6 कार्बन होते हैं, इसीलिए हम उसको बोलते हैं नाइलॉन 66, क्योंकि दो मोनोमर्स है और दोनों में 6 कार्बन है। अब पहले का नाम हुआ एडिपिक एसिड और दूसरे मोनोमर का नाम है, गेस करो, अरे गेस करो ना, देखो, हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन, हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन। तो पहले का नाम है, बोलो बोलो बोलो, एडिपिक एसिड और दूसरे का नाम है हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन। अब स्ट्रक्चर ध्यान से देखो बाळांनो, ऍसिड कसं असतं, सी डबल बॉन्ड OH, यहां पे एक और निकाल लिया, सी डबल बॉन्ड OH। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 6 कार्बन है, 6 में से 2 तो यहाँ पे यूटिलाइज हो गए, कितने बचे? 4। 6 में से 2 तो यूटिलाइज हो गए, बचे 4, तो मैं लिखूंगी CH2 और यहाँ पे लिख दूंगी 4। कुछ नहीं समझा मैम? अरे माझ्या बाळांनो, एसिड है तो सी डबल बॉन्ड OH, सी डबल बॉन्ड OH। अब 6 में से 2 कार्बन चले गए तो कितने बचे? 4, तो CH2 के 4 यूनिट। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन, डायअमाइन यानी NH2 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 NH2, 2 अमाइन, और हेक्सामिथाइलिन का मतलब है 6 चाहिए ना तुमको, तो यहाँ पे CH2 के ले लो 6 यूनिट, CH2 के ले लो 6 यूनिट, सो NH2 NH2 और CH2 के ले लो 6 यूनिट्स। अब ये बनेगा कैसे? ध्यान से देखो, ये वाला OH और इधर वाला H, H2O, ये वाला OH और इधर वाला H, यानी किती पाणी झालं रे? 2। इधर का OH और इधर का H, H2O, इधर का OH और ये वाले NH2 का H, 2 H2O। अब जो रह गया उसको साथ में लाओ रे, OH तो चला गया, C डबल बॉन्ड O, उसके बाद CH2, अरे बोला बोला बोला, कितनी यूनिट से CH2 से? 4, फिर से C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे OH चला गया, NH2 में से एक H चला गया, तो बचा है NH, फिर CH2 के 6 यूनिट्स, और फिर से बचा है NH। समझ में आया क्या? फिर से बचा है NH, और ये हो गया क्लोज, ये हो गया हमारा नाइलॉन 6। समझा? यहाँ का OH निकला, C डबल बॉन्ड O, CH2, फिर से C डबल बॉन्ड O, NH2 का एक H निकला, NH, फिर उसके बाद CH2 6, NH2 का एक H निकला, NH। डन डना डन, डन डना डन, डन डना डन। चलो नेक्स्ट है नाइलॉन 6। अब नाइलॉन 6 में जो मोनोमर है त्याचं नाव आहे बाळांनो एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। अब आपको क्या लगता है मेरे दोस्तों, क्या लगता है आपको मेरे दोस्तों, इसका नाम नाइलॉन 6 क्यों होगा? क्योंकि उसमें 6 कार्बन आते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा है, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O निकालो आणि बाळांनो यहाँ पे निकाल दो NH। अब मुझे बताओ 6 में से एक कार्बन तो यहाँ पे चला गया, कितने कार्बन बचे हैं? 5। 6 में से तो एक चला गया, 5 बचे हैं, सो CH2 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 और ये इधर CH2, यानी 5 CH2 मैंने यहाँ पे साथ में ला लिए। डन। कैसे हो गया एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर? अब हम इसका पॉलीमर कैसे बनाएंगे? बाळांनो काहीच नाही करायचं, इसको बस यहाँ से तोड़ दो, ऐसा निचोड़ दो,
तो निचोड़ दो तो कैसे होगा, C डबल बॉन्ड हो। अब CH2 के कितने यूनिट्स है, अरे बोला 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 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, 5 यूनिट है। C डबल बॉन्ड हो, CH2 के 5 यूनिट, और यहाँ पे गलती से मैंने NH2 लिख दिया, यहाँ पे सिर्फ NH है, हाँ, और ये हो गया NH, ये हो गया हमारा नाइलॉन 6, नाइलॉन 6, जमिया कि नहीं, जमिया कि नहीं, जमिया कि नहीं। चलो नेक्स्ट है रबर, एसी लगाने दो, एसी लगाने दो। देखो अब नाइलॉन 6 में, सॉरी रबर में दो टाइप के रबर हैं, एक है नॅचरल रबर, एक है सिंथेटिक रबर। आता माझ्या बाळांनो, कोणाच्या बाळांनो, आता माझ्या बाळांनो, नेचुरल रबर को हम बोलेंगे आइसोप्रीन, और आर्टिफिशियल यानी सिंथेटिक रबर को हम बोलेंगे नियोप्रीन। सो नेचुरल रबर आइसोप्रीन, सिंथेटिक रबर नियोप्रीन। जमिया कि नहीं, जमिया कि नहीं, जमिया कि नहीं। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, अब आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर देखो, 1 2 3 4, 4 कार्बन, फर्स्ट को डबल बॉन्ड 1 2 3, थर्ड को डबल बॉन्ड, तो 4 कार्बन और फर्स्ट और थर्ड को डबल बॉन्ड, तो ये हो गया ब्यूट 1,3 डाइइन, परफेक्ट। और बॉस सेकंड को लगा दो CH3 और यहाँ पे HH डाल दो, समझा कि नहीं, तो इसका नाम क्या हुआ, 2 मिथाइल ब्यूट 1,3 डाइइन, यानी 4 कार्बन, फर्स्ट और थर्ड को डबल बॉन्ड और सेकंड को CH3, तो ब्यूट 1,3 डाइइन और सेकंड को CH3। आता बाळांनो याचं करा पॉलीमराइजेशन, कैसा करेंगे, कैसा करेंगे, कैसा करेंगे, पहले तो ब्रैकेट, ब्रैकेट पे लाइन मार दो, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, सब कुछ सेम है, बस सारे डबल बॉन्ड ब्रेक करो, सेकंड का CH3 एज इट इज लिखो, और उसके बाद ये जो कॉर्नर वाले दो डबल बॉन्ड है इनको बस लेकर आओ बीच में, दैट्स इट, कॉर्नर वाले डबल बॉन्ड को बस लेकर आओ बीच में, ये हो गया आइसोप्रीन। जमिया कि नहीं, जमिया कि नहीं, जमिया कि नहीं, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट है नियोप्रीन। आता बाळांनो नियोप्रीन कसं असेल, 1 2 3 4, फर्स्ट और थर्ड को डबल बॉन्ड, फिर से वही कहानी, ब्यूट 1,3 डाइइन, और सेकंड को आ जाएगा क्लोरीन, तो बॉस इसका नाम क्या हुआ, 2 क्लोरो ब्यूट 1,3 डाइइन, HHHH। अब कर दो पॉलीमराइजेशन। अब हम इसको कैसा करेंगे रे, तो पहली स्टेप तो वही है, ब्रैकेट, ब्रैकेट के ऊपर लाइन, नीचे लिख दो नियोप्रीन। अब सब कुछ सेम है, सिर्फ डबल बॉन्ड का सारा सिंगल बॉन्ड कर दो, इधर का Cl एज इट इज। अब उसके बाद ये जो कॉर्नर वाले दो डबल बॉन्ड है इनको लेकर आओ सेंटर में, दैट्स इट। इवन आइसोप्रीन में वो किया, कॉर्नर के दो डबल बॉन्ड बीच में, नियोप्रीन में भी कॉर्नर के दो डबल बॉन्ड बीच में, डबल बॉन्ड बीच में। जमिया कि नहीं, जमिया कि नहीं, जमिया कि नहीं। नेक्स्ट डैक्रोन या टेरिलीन, कभी सुना है, इसमें 2 मोनोमर्स आते हैं, कौन से, एक होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल और एक को हम बोलते हैं टेरेथैलिक एसिड। क्या बोलते हैं, टेरेथैलिक एसिड। ये 2 मोनोमर इसमें आते हैं, वो उसकी स्पेलिंग चेक करनी है अपने को, ठीक है। अब इथाइलिन ग्लाइकॉल म्हणजे बघा, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हम दोनों में बस ये होगा पो, क्या होगा, 2 कार्बन, इधर एक OH, इधर एक OH, इधर एक OH, इधर एक OH, HCH, ये हो गया इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब टेरेथैलिक
सल्फ्योक्सालिक ऍसिड का स्ट्रक्चर कैसा आहे. हे बघा बाळांनो, बेन्झीन काढा, पण माझ्या बाळांनो उभी नाही काढायची. दरवेळेस तुम्ही उभी काढता. आता तिला झोपवा, म्हणजे आडवी बेन्झीन, आडवा करा बाळांनो तिला. आता इकडून एक ऍसिड सी डबल बॉन्ड OH, इकडून एक ऍसिड सी डबल बॉन्ड OH. अब आगे क्या होगा रे? देखो बहुत ही सिंपल आहे बाळांनो, तुम्हाला काही नाही करायचं. अल्कोहॉलचा H आणि ऍसिडचा OH इथे लिहून टाकते कोण काय. हे इथायलीन ग्लायकॉल आहे, ठीक आहे. इथायलीन ग्लायकॉल, ठीक आहे. याचा H याचा OH, याचा H याचा OH, जम्या कि नहीं, जम्या कि नहीं, जम्या कि नहीं. 2H2O यहाँ पे बन गए. अब क्या बचा? अब देखो वहां पे बचा है O, फिर ये 2 कार्बन, फिर उसके बाद फिर से O, फिर देखो H तो चला गया, OH भी चला गया, C डबल बॉन्ड O, फिर ये ऐसी रिंग आ गई, रिंग रिंग रिंगा रिंग रिंग रिंगा रिंग रिंग रिंगा रिंगा रिंग रिंग. बस डन. हे झालं आपलं जॅकरोल. जमिया कि नहीं, जमिया कि नहीं, जमिया कि नहीं. आगे बढ़ेंगे. दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट. हाँ, या ये वाला एक इंपॉर्टेंट है, बैकेलाइट. अब बैकेलाइट में आपको क्या करना है, पहले तो आप पूरा वजह समझ लो. बैकेलाइट में पहले निकाल दो फिनॉल, जमिया. उसके बाद ले लो फॉर्मल्डिहाइड. फॉर्मल्डिहाइड कैसे होता है, सी डबल बॉन्ड हो दोनों साइड H, यानी कार्बन 2H और ऑक्सीजन. तो कार्बन 2H और ऑक्सीजन. अब मैं क्या करती हूँ, इसके अब मैं ले लूंगी 3 यूनिट्स. अब बाळांनो ध्यान से देखो क्या होगा. ये है फिनॉल यानी ये है OH, 3 CH2 है, CH2O है. पहला CH2O इधर लग गया, अब वो किसके जगह लग गया, हाइड्रोजन के जगह, तो उधर का ही हाइड्रोजन वहां आ गया. दूसरा CH2O, एक हाइड्रोजन यहां आ गया, अरे म्हणजे त्याच पोझिशनचा, और इधर भी CH2O और वहां पे एक हाइड्रोजन आ गया. जमिया इधर तक, वेरी गुड. अब बैकेलाइट का स्ट्रक्चर देखो कैसे निकालना है. बच्चों को ना ये स्ट्रक्चर बोल रहे मैम कितना डिफिकल्ट है, कुछ नहीं करना. देखो 3 फिनॉल निकालो, 1 2 और ये रहा 3. ये निकाल दिए 3 फिनॉल, परफेक्ट. अब इधर भी 3 फिनॉल निकालो, लेकिन ये 3 फिनॉल उल्टे निकालो. उल्टे का मतलब इसका OH नीचे, उसका OH ऊपर. सो ये 3 फिनॉल उल्टे निकालो. जमिया बाळांनो, ओके. 3 फिनॉल सीधे, 3 फिनॉल उल्टे. अब इन दोनों को कनेक्ट करो CH2, इन दोनों को कनेक्ट करो CH2 से. डन. इधर भी OH के बाजू वाली पोजीशन CH2 से कनेक्ट करो, OH के बाजू वाली पोजीशन CH2 से कनेक्ट करो. डन. फिर ये जो बीच में है इनको भी CH2 से कनेक्ट करो. अरे यार ये साइड में हो गया, बस. और यहां पे निकाल दो ब्रैकेट, यहां पे निकाल दो ब्रैकेट, ब्रैकेट पे लाइन मार दो, और यहां पे ऐसे कर दो, यहां पे भी ऐसे कर दो, यहां पे भी ऐसे कर दो, यहां पे भी ऐसे कर दो. चिंदी है यार, देखा मैंने कितनी आसानी से स्ट्रक्चर बताया. 3 फिनॉल सीधे, 3 फिनॉल उल्टे, और सबको CH2 से कनेक्ट करो. वेरी वेरी चिंदी. लेकिन CH2OH के बाजू में लगाना, बहुत बच्चे इधर इधर लगा देते हैं. दैट इज अ मिस्टेक यू गाइज माइट डू, ठीक है. ओके, नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स. ये आपको 1 मार्क वगैरह वगैरह के लिए आ सकता है. सो पॉलीमर कौन से है, तो पहला पॉलीमर तो है पॉलीथीन. पॉलीथीन का मोनोमर है इथीन. दूसरा पॉलीमर आहे बाळांनो पॉलीएक्रोनाइट्राइल. इसका मोनोमर है एक्रोनाइट्राइल. फिर आता है टेफ्लॉन, और इधर आता है टेट्राफ्लोरोईथीन. जमिया बॉस इधर था. उसके बाद आता है नाइलॉन 66, और नाइलॉन 66 में आएगा एडिपिक एसिड
प्लस हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन, हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन, ठीक है। उसके बाद नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 का है एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, बरोबर 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 बरोबर। ये हो गए, आगे भी लिस्ट कंटिन्यूस, टू बी कंटिन्यूड, टू बी कंटिन्यूड। यहां पे आएगा पॉलीमर पॉलीमर पॉलीमर, यहां पे आएगा मोनोमर मोनोमर। उसके बाद कौन सा रह गया, आइसोप्रीन, अरे बोलो 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 बोलो, 2-methyl ब्यूट 1,3 डाइइन नियोप्रीन, सेम है, सब कुछ सेम, बस आएगा 2-chloro, डन। उसके बाद बैकेलाइट एक कर लो। बैकेलाइट में कौन से दो अस्ताद, एक अस्तर फिनॉल, एक अस्तर फॉर्मल्डिहाइड, डन डनाडन डन डनाडन डन डनाडन, ठीक है। ये तो सारे मेन वाले हैं, ये मत सोचना मैम ने पूरे चैप्टर के दे दिया। दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स एंड मोनोमर्स। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ग्रीन केमिस्ट्री में। यार यहाँ पे पढ़ाने जैसा तो कुछ नहीं है, बट तुमको नोट्स में बढ़िया बढ़िया दूंगी इसके एक्सप्लेन करके। अब ग्रीन केमिस्ट्री में डेफिनेशन आती है 1 मार्क के लिए, व्हाट इज ग्रीन केमिस्ट्री। सो बेसिकली ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब है कि हमको ऐसे तरीके के केमिकल्स यूज करने हैं या ऐसे तरीके की कमर्शियल लेवल यानी इंडस्ट्रियल लेवल पे ऐसे तरीके के रिएक्शंस करने हैं जिससे हमारे फ्यूचर जनरेशंस को कोई हार्म ना हो। सो इन शॉर्ट ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब है कि तुम लोग रिएक्शंस करो, बड़े बड़े रिएक्शंस करो इंडस्ट्रियल लेवल तक, लेकिन ऐसे रिएक्शंस मत करना जिससे हमारे फ्यूचर जनरेशन को या हमारे फ्यूचर को प्रॉब्लम हो। देखो, ग्रीन केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री फॉर पोल्यूशन प्रिवेंशन, यानी हमको यहाँ पे क्या करना है, पोल्यूशन प्रिवेंशन। कैसे करना है पोल्यूशन प्रिवेंशन? बाय एनवायरमेंटली कॉन्शियस डिजाइन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स, यानी हम ऐसे केमिकल प्रोडक्ट्स बनाए जो कैसे हो, दैट रिड्यूस द एलिमिनेशन और जेनरेशन ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस। सो ऐसे रिएक्शंस करो जिससे कोई हजार्डस सब्सटेंसेस बने ना, ताकि हमारे फ्यूचर के बच्चों को, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे बच्चों के बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो सब ऐसे जैसे हम नॉर्मल मास्क लगाते थे कोविड में, फिर बाद में सब ऑक्सीजन मास्क लगा के घूमेंगे, ठीक है। सो ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब है ऐसे केमिकल्स डिजाइन करो जिससे कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट तैयार ना हो। So by environmentally conscious design which will eliminate the generation of hazardous waste. उसके बाद sustainable development. What do you mean by sustainable development? So sustainable development का मतलब है development होनी चाहिए, but इस तरीके से development करो जिससे हमारा आज की जो needs है वो fulfill हो, लेकिन फ्यूचर में भी प्रॉब्लम ना हो। सस्टेनेबल, सस्टेन का मतलब है सस्ता सुंदर टिकाऊ, सस्ता सस्ता सुंदर टी, ससुटी, सस्ता सुंदर टिकाऊ, यानी ऐसा डेवलपमेंट करो जिससे हमारे आज की जरूरतें पूरी हो लेकिन हमारा कल भी हैम्पर ना हो। देखो, ग्रीन केमिस्ट्री प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। We can achieve sustainable development by adopting to the 12 principles of green chemistry. But what is sustainable development? Sustainable development is the development that meets the needs of the present. यानी क्या है बच्चों, आज की जरूरतें पूरी हो, meets the needs of the present without compromising the ability of future generation. So आज की जरूरतें पूरी हो लेकिन हमारे फ्यूचर जनरेशन को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। त्यानंतर अभी प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, यू शुड नो एनी 4 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। आते हैं तो 3 आते हैं, तुमको कोई भी 4 पता होने चाहिए, बट वो 4 में से एक होना चाहिए एटम इकोनॉमी। सो तुमको 4 ग्रीन प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री पता होने चाहिए। पहला है प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और प्रोडक्ट।
सो इसका मतलब है यार ऐसे केमिकल रिएक्शंस कैरी आउट करो जिससे कोई हार्मफुल प्रोडक्ट बने ही ना, क्योंकि हार्मफुल प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा तो एनवायरमेंट डिस्टर्ब ही नहीं होगा, एनवायरमेंट हार्म ही नहीं होगा. सो एफ्लुएंट कमिंग आउट फ्रॉम द क्लेंजिंग machinery plants that can be used as a coolant water in thermal power station. So in short, ऐसे कोई प्रोडक्ट्स बनाओ, या तो बनाओ ही मत, पॉइंट वन, और बना रहे हो तो इट शुड बी यूजफुल टू अस इन सम और द अदर वे. नेक्स्ट, ये वाला इंपॉर्टेंट है, एटम इकोनॉमी. कभी कभी एटम इकोनॉमी पे नोट लिखने आता है. आता बाळांनो, एटम इकोनॉमीचा अर्थ बघा. अगर रिएक्टेंट में आपके पास 100 यूनिट्स है और अगर वो 100 के 100 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसका मतलब इफ ऑल द रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स और इफ ऑल द रिएक्टेंट एटम्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, वी कैन से इट इज अ गुड एटम इकोनॉमी. लेकिन बच्चों, अगर आपके रिएक्टेंट में मान लो 100 यूनिट्स हैं और 100 में से सिर्फ 40 ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, 100 में से सिर्फ 40 ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वी कैन से इट इज पुअर एटम इकोनॉमी. सो एटम इकोनॉमी का मतलब है कि रिएक्टेंट में जितने यूनिट्स हो वो सारे के सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने चाहिए. सो अब देखो कैसे लिखा है, एटम इकोनॉमी इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ एटम्स फ्रॉम द स्टार्टिंग मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन द यूजफुल प्रोडक्ट. सो इन शॉर्ट, आपने स्टार्टिंग मटेरियल में कितने एटम्स लिए और वो प्रोडक्ट में कितने कन्वर्ट हुए, उसको हम बोलेंगे एटम इकोनॉमी. सो एटम इकोनॉमी इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ एटम्स फ्रॉम द स्टार्टिंग मटेरियल दैट आर प्रेजेंट इन द यूजफुल प्रोडक्ट्स एट द एंड. नेक्स्ट, गुड एटम इकोनॉमी मीन्स हम कब बोल सकते हैं अच्छी है, जब सारे रिएक्टेंट एटम्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए. सो गुड एटम इकोनॉमी मीन्स most of the atoms of the reactants are incorporated in the desired product. So सबसे ज्यादा मतलब atoms जो reactant में है, they should be converted into product. Then we can say that it is a good atom economy, that all the reactants are converted to product. Done? चलो आगे बढ़ेंगे. Next is less hazardous chemical synthesis. So यार ये तो वर्ड इटसेल्फ टेल्स यू कि ऐसे ऐसे रिएक्शंस करो जिसमें कम हार्मफुल कंपाउंड्स प्रोड्यूस हो. सो डू सच रिएक्शंस व्हिच विल नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल गैसेस. सिंथेसाइज का मतलब है कैरी आउट सच रिएक्शंस व्हिच विल नॉट हार्म द एनवायरनमेंट इन एनी वे. ठीक है, डिजाइन केमिकल रिएक्शंस एंड सिंथेसिस रूट्स शुड बी as safe as possible so that we can avoid the formation of hazardous waste. So ऐसे reactions करो ताकि जिसमें कोई hazardous compound बने ही ना. और एक चौथा वाला डिजाइनिंग सेफर केमिकल्स, वही है ऐसे केमिकल्स यूज करो जिससे कोई ब्लास्ट ना हो, हार्मफुल गैसेस ना रिलीज हो, क्योंकि सेफ केमिकल्स यूज करोगे तो सेफ प्रोडक्ट बनेंगे और पोल्यूशन अवॉइड होगा. सो दिस प्रिंसिपल इज क्वाइट सिमिलर टू द प्रीवियस वन. टू डेवलप प्रोडक्ट्स दैट आर लेस टॉक्सिक व्हिच रिक्वायर लेस रॉ मटेरियल, तो ऐसे बनाओ व्हिच रिक्वायर लेस रॉ मटेरियल. सो प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री 4 पता होने चाहिए आपको, और उसके साथ ग्रीन केमिस्ट्री की डेफिनेशन. यहां तक क्लियर है बच्चों? चलो बढ़े आगे. सो ये हो गए 4 प्रिंसिपल्स ऑफ योर ग्रीन केमिस्ट्री. अब इसके बाद इस चैप्टर से आते हैं कुछ डेफिनेशंस. सो एज आई सेड, डेफिनेशन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, राइट अ नोट ऑन एटम इकोनॉमी, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, और फिर उसके बाद यहां से आता है नैनो वाले डेफिनेशंस. अबे उघड़, हाँ, नैनोचा अर्थ काय? नैनो मीन्स छोटू, नैनो मीन्स छोटू. सो नैनो साइंस का मतलब है कि यहाँ पे हम पढ़ाई करेंगे छोटू 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 पार्टिकल्स की. सो छोटू छोटू पार्टिकल्स की हम पढ़ाई करेंगे. इट इज द स्टडी ऑफ फिनोमेना एंड मैनिपुलेशन. मैनिपुलेशन यानी उसको बदलना. इट इज द स्टडी ऑफ फिनोमेना एंड मैनिपुलेशन ऑफ मटेरियल्स at atomic, molecular and macromolecular scales. यानी छोटू उससे थोड़े ज्यादा बड़े, यानी एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, एटम से थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल होता है, एंड मैक्रोमोलिकुलर लेवल पर हम इन पार्टिकल से खेलेंगे, यानी इनको मैनिपुलेट करेंगे. सो हाउ डू यू मैनिपुलेट, यानी चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस छोटे छोटे पार्टिकल्स, इज कॉल्ड एज नैनो साइंस.
उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी। अब अगेन नैनो का मतलब तो छोटू सा है, अब टेक्नोलॉजी का मतलब है कि हम टेक्नोलॉजी यूज करके उसका शेप, उसका स्ट्रक्चर, थोड़ा बहुत उसका कलर, ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी यूज करके हम बदलेंगे। इट इज द डिजाइन, कैरेक्टराइजेशन, प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चर डिवाइसेस एंड सिस्टम बाय कंट्रोलिंग शेप साइजेस एट नैनोमीटर स्केल। सो उनका शेप बदलना, उनका स्ट्रक्चर बदलना एट नैनोमीटर स्केल, यानी बहुत से छोटू से लेवल पर। नेक्स्ट इज व्हाई नैनो। सो नैनो इज बेसिकली अ ग्रीक वर्ड और नैनो का मतलब होता है डॉर्फ। डॉर्फ यानी छोटू सा, ठीक है, और उसका छोटू मतलब कितना छोटू, तो 1 to 100 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर, यानी कितना छोटा, -9 यानी समझ रहे हो। उसके बाद नैनो मटेरियल। अब नैनो मटेरियल मतलब क्या, जो छोटू साइज के मटेरियल होंगे। नैनो मटेरियल इज द मटेरियल हैविंग स्ट्रक्चरल कंपाउंड विद एटलीस्ट 1 डायमेंशन इन द नैनोमीटर इज 1 to 100 नैनोमीटर। मैंने बोला ना, इन शॉर्ट नैनो मटेरियल मतलब छोटे छोटे मटेरियल, और उस मटेरियल की साइज कितनी होनी चाहिए, 1 to 100 नैनोमीटर। उसके बाद नैनो केमिस्ट्री। अब यहां से छोटू पार्टिकल आएगा, यहां से केमिस्ट्री आएगा, दोनों में मिलाव होगा, दोनों का मिलन होगा। अब ये मिलन कैसे होता है, तो बेसिकली इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड नैनो साइंस। इट डील्स विद द डिजाइनिंग सिंथेसिस ऑफ मटेरियल्स ऑफ विद नैनो स्केल विद डिफरेंट साइज, शेप, स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन। सो अलग अलग साइज लो, अलग अलग शेप लो, अलग अलग स्ट्रक्चर लो, अलग अलग कॉम्पोजिशन लो, और उसको बदलते जाओ, उसको हम बोलेंगे नैनो केमिस्ट्री। उसके बाद अब यहां पे आपको ये वाला, ये तो नहीं इंपॉर्टेंट है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नैनो मटेरियल्स, यू गाइज हैव टू रीड। ये एप्लीकेशंस एक बार देख लो, टेक अ स्क्रीनशॉट। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो मटेरियल, ये सब कुछ, और उसके बाद डिसएडवांटेज। ये 3 आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं, एप्लीकेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। So my dear Baranno, this was all about your what? So this was all about your, अरे बोला, ग्रीन केमिस्ट्री। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन आता है, विच फ्लावर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ क्लीनिंग, तो लोटस। और एक और क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है विच इज यूज्ड इन सनस्क्रीन लोशन, ये भी यहां से क्वेश्चन आता है। तो ये तुम लोग ना मेरे को चैट में बताओगे, ऐसा कौन सा मटेरियल है विच इज यूज्ड इन सनस्क्रीन लोशन। चलो बढ़े आगे। ओके देन, अब ये होने के बाद नेक्स्ट है लास्ट लास्ट लास्ट, विच इज योर बायोमॉलिक्यूल्स। बाय द वे, बायोमॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, सो बायो मतलब लिविंग, मॉलिक्यूल्स मतलब मॉलिक्यूल्स। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमको जो मॉलिक्यूल्स दिखते हैं, जो कंपाउंड्स दिखते हैं, कंपाउंड तो नहीं बोलूंगी, एटम साथ में आके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो हमारे बॉडी में भी कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमारी बॉडी में भी कुछ रिएक्शंस होते हैं, इन सब को हम बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ये कौन से हैं, लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, सेल्यूलोज है, कार्बोहाइड्रेट्स है, एंजाइम्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है। अब कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या है, हम सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कर रहे हैं बाय द वे यहाँ से, ठीक है, जो इसके वन शॉट है वो वन शॉट की प्लेलिस्ट में है, यहाँ पे मैं सारे प्रीवियस ईयर जो आए हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो करा रही हूँ। बट हैविंग सेड दैट बच्चों, इसके वन शॉट आर अवेलेबल इन द वन शॉट प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में चले जाओ, नीचे नीचे स्क्रॉल करके चले जाओ और वहां पे है। बट जो बच्चे ऐसे है कि मैम ये चैप्टर ही कभी जिंदगी में देखा नहीं और कल एग्जाम है, तो ये क्वेश्चन स्किप मत करना। अब मानो कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है कि इसके पास बहुत सारे OH होते हैं। अब बहुत सारे OH मतलब OH को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी, और बहुत सारे OH मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी। अब इसके पास बहुत सारे OH होते हैं यानी पॉलीहाइड्रोक्सी। उसके बाद इसमें होते हैं एल्डिहाइड्स और इसमें होते हैं कीटोन्स। सो दे आर मेड अप ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड दे आर मेड अप ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। और वो कैसे प्रोड्यूस्ड होते हैं, सो दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस। मैम हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, तो बॉस हाइड्रोलिसिस का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर। सो व्हाट डू यू मीन बाय कार्बोहाइड्रेट्स,
कार्बोहाइड्रेट्स ये पॉलीहाइड्रोक्सी यानी बहुत सारे OH होने वाले पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ये हो गई उसकी डेफिनेशन। अब कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर मेजरली क्लासिफाइड इनटू 3। पहला वाला है मोनोसैकेराइड। अब देखो, मान लो सैकेराइड का मतलब है शुगर, सैकेराइड का मतलब है शुगर और मोनो मतलब अपने जैसा सिंगल। सो मोनोसैकेराइड का मतलब है विच आर मेड अप ऑफ सिंगल शुगर्स। आप उसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, जिसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज या फ्रुक्टोज। उसके बाद आते हैं ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड मतलब ऐसे शुगर्स जिनको आप 2 से 10 शुगर्स में ब्रेक डाउन कर सकते हो, दे आर ओलिगोसैकेराइड्स। एंड देन यू कम टू द लास्ट वन विच इज पॉलीसैकेराइड। पॉली का मतलब होता है मेनी और सैकेराइड का मतलब होता है शुगर। सो मोनोसैकेराइड जो सिंगल शुगर से बना हो, ओलिगोसैकेराइड जो 2 से 10 शुगर्स में ब्रेक डाउन हो सकता हो, और पॉलीसैकेराइड विच कैन ब्रेक इनटू मेनी शुगर्स। मोनोसैकेराइड का एग्जांपल है ग्लूकोज, दे डू नॉट हाइड्रोलाइज इनटू स्मॉलर यूनिट्स, यानी आप उनको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो। ओलिगोसैकेराइड्स यील्ड 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स, यानी 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स में टूट सकते हैं। और पॉलीसैकेराइड्स दे कैन ब्रेक इनटू मेनी सैकेराइड्स। इसका एग्जांपल है ग्लूकोज या फ्रुक्टोज। ओलिगोसैकेराइड्स में अब 3 टाइप्स है, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड। बनो डाइसैकेराइड्स आर thus so it can break into 2 sugars, yield 2 monosaccharide units. ट्राइसैकेराइड ये 3 में ब्रेक होता है, yield 3 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। और टेट्रासैकेराइड मतलब ये दे सकता है 4 सैकेराइड्स। डाइसैकेराइड का एग्जांपल है माल्टोज, ट्राइसैकेराइड्स का है रैफिनोज और टेट्रासैकेराइड्स का है स्टैकियोज और पॉलीसैकेराइड्स का है स्टार्च। सो ग्लूकोज या फ्रुक्टोज, यहाँ पे ले लो माल्टोज, यहाँ पे ले लो रैफिनोज, स्टैकियोज और यहाँ पे स्टार्च। ठीक है, अब हम आते हैं प्रेपरेशन मेथड फ्रॉम सुक्रोज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुक्रोज को ही केन शुगर बोलते हैं। अब देखो इसको मैं याद कैसे रखती हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, सुक्रोज भले ही सुकड़ा, सुक्रोज भले ही सुकड़ा, तो भी इट गिव्स 2 यूनिट, C6H12O6, यानी एक यूनिट है ग्लूकोज का और दूसरा यूनिट है C6H12O6 फ्रुक्टोज का। तो भले ही ये सुकड़ा पुकड़ा है बट ये 2 यूनिट्स देता है। और कैसे देता है? बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब देखो, अब कितने यूनिट्स आएंगे, ये 6 और ये 6, अरे बोला 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 12 कार्बन। अब ये 12 और ये 12, 24 हुए। 24 में से 2 माइनस करो यानी 22 हुए। और ये 6 और ये 6, 12 हुए। 12 में से 1 माइनस करो 11। सो फॉर्मूला हो गया C12H22O11। 12 कैसे? 6 + 6 12, फिर 12 + 12 24 होता है, बट मैंने ये 2 माइनस किया 22, फिर 6 + 6 12 होता है, ये 1 माइनस किया 11। ये हो गया सुक्रोज का फॉर्मूला। ठीक है, सो दिस इज फ्रॉम सुक्रोज। नेक्स्ट इज फ्रॉम स्टार्च। अब स्टार्च को कमर्शियल प्रोसेस भी बोलते हैं। सो समटाइम्स दे विल आस्क यू हाउ विल यू प्रिपेयर ग्लूकोज बाय कमर्शियल प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये होता है C6H12O6। ठीक है, अब स्टार्च में तो आपको एक ही यूनिट मिलता है, स्टार्च में तो एक ही यूनिट मिलता है। अब एक ही यूनिट का मतलब देखो, C6 है तो यहाँ पे भी 6 आएगा। अब ये 12 है, अब ये 12 में से 2 माइनस करो यानी 10 हो गया, और ये 6 में से 1 माइनस करो यहाँ का यानी 5 हो गया। सो बाळांनो, हा झाला आपला स्टार्चचा फॉर्म्यूला। जमया की नाही, जमया की नाही, जमया की नाही। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, हाँ, यहां से एक क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी कायरल कार्बन्स आर प्रेजेंट इन ग्लूकोज। तो आप बोलोगे ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन है, और एमसीक्यू के लिए याद रखो इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर, इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। 4 कायरल कार्बन है और इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के पास। आता बाळांनो, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बघा, देखो मगर प्यार से, 1 2 3 1 2 3, 6 कार्बन है। अरे बोलो 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 बोलो, 1 2 3 1 2 3, 6 कार्बन हुए। पहले को लगा दो C डबल बॉन्ड OH, लास्ट वाले को लगा दो CH2OH। 6 कार्बन में पहले को एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH,
लास्ट वाले को CH2H। अब ये सब में राइट साइड में निकाल दो OH, ये सब में राइट साइड में निकाल दो OH, और OH है तो लेफ्ट में H, OH है तो लेफ्ट में H। लेकिन पिक्चर में एक ट्विस्ट है। व्हाट इज द ट्विस्ट? ये जो थर्ड वाला है ना, इसको घुमा दो। अब घुमा दो मतलब इधर H आएगा, इधर OH आएगा, बस थर्ड वाला कार्बन घुमा दो, दैट्स इट। ये हो गया फिशर प्रोजेक्शन, ये आपको याद रखना है, बस थर्ड वाले को घुमा दो। अब यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर निकाल रही हूँ, इसको हम बोलेंगे हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज। अब हावर्थ का मतलब क्या है? हावर्थ का मतलब है की याला आपण काढूयात रिंग मध्ये। अब देखो ये ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे है, हाँ। अब ऐसे 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 करके रख दो। अब जो मोटू सा ग्रुप है, मोटू सा यानी ये बल्कि ग्रुप, ये लिख दो ऊपर CH2OH। डन, बहुत सिंपल है। और आपको बस क्या करना है, सब जगह नीचे OH लिखना है, सब जगह नीचे OH लिखना है, और OH के ऑपोजिट में आएगा H H H H। लेकिन मैम ने क्या सिखाया, एक कार्बन उल्टा होता है ना, 1 2 3, तीसरा वाला उल्टा होता है। तो तीसरे वाले में हाँ, तीसरे वाले में H, अरे गंड लो, हाँ तीसरे, अरे 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 तीसरे वाले में H नीचे आएगा और OH अंदर आएगा। समझ में आया क्या? सो बहुत सिंपल है, यहाँ पे ड्रॉ करके फिर से दिखाती हूँ। ये ऐसे कर लिया, हाँ, लाइन मारो लाइन मारो लाइन मारो लाइन मारो लाइन मारो। मोटू सा ग्रुप ऊपर CH2OH, मोटू ग्रुप ऊपर चले गया OH 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 OH, OH के बाद ऊपर H, OH के ऊपर H, OH के ऊपर H, इधर भी H। लेकिन एक कार्बन में गड़बड़ है रे, तीसरा कार्बन, तीसरे कार्बन में H नीचे होगा, OH ऊपर होगा। डन डनाडन डन डनाडन डन डनाडन। इस स्ट्रक्चर को बाळांनो आपण याला म्हणूयात अल्फा डी ग्लूकोज, इसको हम बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। अब इसका उल्टा भी एक स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। देखो, जैसे आपको जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आता है आप निकाल लो। कैसे? OH नीचे OH नीचे, तीसरे का H नीचे OH नीचे, मोटू ग्रुप ऊपर, इधर H इधर H इधर OH और इधर H। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए इस मासूम स्ट्रक्चर को। पहले कार्बन का OH नीचे होगा, अगर पहले कार्बन का OH नीचे होगा तो उसको हम बोलेंगे अल्फा ग्लूकोज। लेकिन अगर पहले कार्बन का OH ऊपर होगा तो इसको हम बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोज। जमिया बाळांनो, तो पहले कार्बन का OH नीचे अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरे कार्बन का OH ऊपर विच इज बीटा डी ग्लूकोज। पहले का OH नीचे अल्फा डी ग्लूकोज, पहले का OH ऊपर बीटा डी ग्लूकोज। ग्लूकोज समझ गया समझ गया समझ गया। आगे अब हम डालेंगे एनोमर, समझ गए ना, ये अल्फा बीटा को एक दूसरे के एनोमर्स बोलते हैं। रिड्यूसिंग नेचर ऑफ ग्लूकोज तो मैंने आपको बोल दिया, ग्लूकोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। अब नेक्स्ट आता है फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर। फ्रुक्टोज में भी बाळांनो हमको लेने हैं 6 कार्बन, 1 2 3 1 2 3। इधर है CH2OH, इधर भी है CH2OH। ये ऐसा करेंगे फ्रुक्टोज में, और इधर हो गया डबल बॉन्ड O। अच्छा, बाय द वे ग्लूकोज का भी ये जो लाइन स्ट्रक्चर है दैट इज फिशर प्रोजेक्शन, और रिंग वाला स्ट्रक्चर हावर्थ प्रोजेक्शन। फ्रुक्टोज का भी ये स्ट्रक्चर जो है वो है फिशर प्रोजेक्शन और रिंग वाला होगा हावर्थ। सो CH2OH CH2OH डबल बॉन्ड O। फिर सब तरफ बाकी तरफ राइट साइड में OH 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 OH। डन डनाडन डन डनाडन डन डनाडन। अब देखो राइट साइड में OH है, लेकिन कहीं तो ट्विस्ट होगा ना। क्या है वो ट्विस्ट? पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तीसरे कार्बन में वो ट्विस्ट होगा। तो यहाँ पे H, यहाँ पे OH। ग्लूकोज में भी तीसरे कार्बन की गड़बड़ थी, यहाँ पे भी तीसरे कार्बन की। अब इसका हावर्थ प्रोजेक्शन देखो कैसा आएगा। ऐसे फ्रुक्टोज निकालो और ऐसे ही रिंग निकालो, लाइन मारो लाइन मारो लाइन मारो लाइन मारो। वेरी गुड। अब हमको क्या करना है देखो, बहुत ही सिंपल है, ऑल्टरनेट निकालो, OH H OH H
ऑल्टरनेट निकाल दिया, OH OH, इधर मोटू सा ग्रुप CH2OH ऊपर, इधर भी मोटू सा ग्रुप CH2OH ऊपर, सिंपल। अब H है तो ऑपोजिट में OH, OH है तो ऑपोजिट में H, सिंपल। ठीक है, यहां पे निकाल के फिर से दिखाती हूँ, हे बघा बाळांनो, हे असं आहे, अबे हो बोला हो बोला हो बोला हो बोला हो बोला, लाइन मारो लाइन मारो लाइन मारो, ऑल्टरनेट OH OH, मोटू सा ग्रुप ऊपर CH2OH CH2OH, ठीक है। अब H है तो H के ऑपोजिट में OH, OH है तो OH के ऑपोजिट में H, डन डना डन डन डना डन डन डना डन। अब ध्यान से सुनना है, पहले कार्बन का OH नीचे आया, यानी ये हुआ अल्फा डी फ्रुक्टोज, और वही अगर मैं सेम स्ट्रक्चर उल्टा निकालू, यानी OH ऊपर CH2OH नीचे, बाकी तो सब कुछ सेम, ये हुआ बीटा डी फ्रुक्टोज। जमया कि नाय, जमया कि नाय, जमया कि नाय, पटकन बोला पटकन बोला पटकन बोला। चलो ये स्ट्रक्चर हो गए, उसके बाद यहां से और क्या क्वेश्चन आते हैं, प्रोटीन 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 प्रोटीन, एक ज्विटर आयन का स्ट्रक्चर आता है, वो मैं बताऊंगी एंड में। अब प्रोटीन्स का मतलब क्या है, शुरू कहां से हो रहा है ये प्रोटीन, हाँ है बघा बाळांनो, प्रोटीन्स जो है वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मैम तो क्यों पढ़ा रहे हो, अरे बाळांनो प्रोटीन्स जो है दे आर बेसिकली पॉलीमर। अब पॉलीमर का मीनिंग तो मैंने आपको अभी समझाया, लेकिन ये बने किससे है, मोनोमर से, वेरी गुड मैम। बट बाळांनो इनके मोनोमर्स है कौन, तो इनके मोनोमर्स है अल्फा अमीनो एसिड्स। सो प्रोटीन्स आर पॉलीमर, ये पॉलीमर बने हैं मोनोमर से जो है अल्फा अमीनो एसिड्स या अमाइनो बोलो। अब ये बहुत सारे अमाइनो एसिड बहुत सारे अमाइनो एसिड सोबत येतात आणि ते बनवतात एक मोठा स्ट्रक्चर विच इज द प्रोटीन। सो इन शॉर्ट कैसा, अबे इन शॉर्ट अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड, तो ये बहुत सारे अमाइनो एसिड साथ में आ गए और उन्होंने बना दिया प्रोटीन, उन्होंने बना दिया प्रोटीन। लेकिन ये अमाइनो एसिड्स एक दूसरे से बॉन्डेड कैसे हैं, तो दे आर बॉन्डेड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। लेकिन एक पेप्टाइड बॉन्ड क्या नहीं, बहुत सारे होते हैं, सो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट, तो प्रोटीन्स जो है वो पॉलीमर्स है विच आर मेड अप ऑफ मेनी अमाइनो एसिड्स विच आर लिंक्ड टुगेदर, जो बने हैं बहुत सारे अमाइनो एसिड से, which are linked together by polypeptide bond. So what are proteins? Proteins are polymers which are made up of many monomers like amino acids which are linked together by polypeptide bond. ठीक है, उसके बाद प्रोटीन्स का यहाँ पे आता है क्लासिफिकेशन। पहले टाइप का प्रोटीन है ग्लोब्यूलर प्रोटीन और दूसरा है फाइब्रस प्रोटीन। अब ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन मतलब ग्लोब जैसा स्पेरिकल होता है, गोल 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 गोल, और ये गोल 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 क्यों होता है, इट इज ड्यू टू कॉइलिंग, क्योंकि वो स्ट्रक्चर एक दूसरे में कॉइल हो गया है। और फाइब्रस प्रोटीन यानी ये हेयर लाइक स्ट्रेट होते हैं। सो ग्लोब्यूलर प्रोटीन गोल 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 होते हैं, स्पेरिकल शेप, और ये होते हैं स्ट्रेट रॉड लाइक। ये जो होते हैं ये डिसॉल्व होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर में, क्योंकि हमारे ब्लड में होते हैं। लेकिन फाइब्रस प्रोटीन आर प्रेजेंट इन आवर हेयर, और हमारे हेयर पानी में सॉल्युबल होते हैं क्या, नहीं तो अगर तुम नहाने जाओ बाल तो पूरे सॉल्युबल, फिर नहाते टाइम करना बाला 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 शैतान का साला, ऐसा नहीं होता है ना, क्यों, क्योंकि योर हेयर इज अ प्रोटीन बट विच इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर एंड हेयर इज अ फाइब्रस प्रोटीन। सो दिस इज योर, अरे बोलो बोलो, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड दिस इज सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये कहां पे प्रेजेंट है, इन एग अल्ब्यूमिन या इंसुलिन, एंड दिस इज प्रेजेंट इन केराटिन इन हेयर। स्पेरिकल शेप, इलोंगेटेड रॉड लाइक, रिजल्ट्स फ्रॉम कॉइलिंग, ऐसे क्यों होते हैं, ड्यू टू कॉइलिंग। रिजल्ट्स ड्यू टू होल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। एग्जांपल इंसुलिन, एग अल्ब्यूमिन, और यहाँ पे केराटिन।
उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में पहला प्रोटीन है प्राइमरी प्रोटीन। प्राइमरी प्रोटीन का मतलब है कि यहाँ पे सारे मोनोमर स्ट्रेट में अरेंज होंगे, और सेकेंडरी में दो है, एक ऐसे होते हैं अल्फा हेलिक्स और दूसरे ऐसे होते हैं बीटा प्लेटेड। सो इन शॉर्ट प्राइमरी प्रोटीन्स यानी सारे स्ट्रेट होते हैं अमाइनो एसिड, सेकेंडरी में दो है अल्फा टू नु 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 ऐसे 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 डीएनए जैसे, और बीटा यानी दे आर लाइक योर ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। सो ये एक बार पढ़ लेना पड़ेगा आपको। द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द लोकलाइज्ड रीजन। यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर of proteins is the sequence of constituent amino acids linked by peptide bond. So in short linear straight है और secondary ऐसे 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 है। फिर हम आते हैं टर्शरी के पास। आता पढ़ो टर्शरी का मतलब क्या है? टर्शरी का मतलब है कि ये थोड़े एक दूसरे में ऐसे कॉइल हो गए हैं, और क्वार्टरनरी का मतलब है ये तो पूरे ही गुच्छम गुच्छी हो गए हैं। सो पूरे ही गुच्छम गुच्छी हो गए तो क्वार्टरनरी, थोड़े गुच्छम गुच्छी हुए तो टर्शरी। तो टर्शरी का एक्सट्रीम होता है क्वार्टरनरी, व्हेन 2 or more polypeptide chain with folded tertiary structure। टर्शरी का बहुत ही प्रो लेवल हो गया क्वार्टरनरी। उसके बाद यहाँ पे एक डेफिनेशन आती है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब बच्चों डीनेचुरेशन का मतलब क्या है? अब ये प्रोटीन ऐसा कॉइल्ड रहेगा। अच्छा मेरे को उससे एक और चीज याद आई, पॉलीमर में एक डेफिनेशन है वल्कनाइजेशन, वो आपको करनी है, ठीक है। वल्कनाइजेशन वाली डेफिनेशन आप एक बार कर लेना। अब देखो यहाँ पे डीनेचुरेशन में क्या होता है, ये कॉइल झालेला आहे, हुआ है, तर कॉइल झालेला आहे। अब डीनेचुरेशन का मतलब है मैं इस कॉइल को ओपन करूंगी, बट इस तरीके से ओपन करूंगी सो दैट मैं उसका जो पेप्टाइड का लिंकेज है, जो सीक्वेंस है, मैं डिस्टर्ब ना करूं। सो इन शॉर्ट डीनेचुरेशन का मतलब है कि ये प्रोटीन एक दूसरे में ऐसा 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 हुआ है। अब मैं इस प्रोटीन को ओपन करूंगी विदाउट डिस्टर्बिंग द सीक्वेंस। देखो डीनेचुरेशन, ध्यान से सुनो, डीनेचुरेशन इज द प्रोसेस बाय विच द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ द प्रोटीन चेंजेस विदाउट ब्रेकिंग द अमाइड और पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर एंजाइम्स, तो यहाँ पे बस इतना याद रखना, हमारे बॉडी में जो रिएक्शंस होते हैं वो रिएक्शंस को भी तो स्पीड चाहिए। अब वो रिएक्शंस को स्पीड कहाँ से मिलेगी? तो उस रिएक्शन को स्पीड मिलेगी बाय कैटलिस्ट, और हमारी बॉडी में जो कैटलिस्ट होते हैं दे आर कॉल्ड एज योर एंजाइम। सो इन शॉर्ट एंजाइम्स आर नथिंग बट दे आर बायो कैटलिस्ट, ठीक है। अब बॉस यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, तो सबसे फर्स्ट वो जो प्रेपरेशन ऑफ ग्लूकोज है उस पे क्वेश्चन आते हैं। 2 प्रेपरेशन है ना, एक फ्रॉम स्टार्च, एक फ्रॉम सुक्रोज और एक, हाँ, उसके बाद ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज को ग्लूकोपाइरेनोज बोलते हैं, ग्लूकोपाइरेनोज, और फिर उसके बाद फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्रुक्टोपाइरेनोज। उसके बाद मैं चाहती हूं आप एक बार सुक्रोज का स्ट्रक्चर देख लो, और नहीं समझे तो आप कहाँ जाओगे? वन शॉट में। उसके बाद डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। और हाँ यहाँ पे ना एक और क्वेश्चन आता है, द क्वेश्चन इज कि व्हाई डज एग अल्ब्यूमिन बिकम ओपेक व्हाइट ऑन हीटिंग। यानी जो एग के बाहर का व्हाइट होता है, मतलब एग के बाहर का जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, कच्चा अंडा है तो इट इज ट्रांसपेरेंट, बट व्हेन यू बॉईल इट इट विल बिकम व्हाइट। ऐसे क्यों? क्योंकि वो प्रोटीन में डीनेचुरेशन होता है। तो ये गिव रीजन आता है आपके टेक्स्ट बुक में है, व्हाई डज एग अल्ब्यूमिन बिकम ओपेक व्हाइट ऑन हीटिंग, ठीक है। So that was about all the important questions of polymer, biomolecules and green chemistry. So I hope you enjoyed the video. These were all the important questions. ये वाले तो बिल्कुल skip मत करना. And और क्या? That's all for today, my dear students. See you all in the next video. तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, be positive and keep smiling, guys. Bye bye bye. Good night. Because I am recording it in the night. Bye.